तो चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर फिर से एक बार सोशल साइंस के ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाए। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सोशल साइंस के 80 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सिंपल तरीका क्या करना है, आज के सारा क्वेश्चन को याद कर लेना है। और याद करने से पहले एक चीज, एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा ये कितना इंपॉर्टेंट है, पता कब चलेगा जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठिएगा। तो अगर आपने ईमानदारी पूर्वक आज का ये पूरा 80 क्वेश्चन क्लियर कर लिया तो इसमें से आपका 15 से 16 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि सोशल साइंस के क्वेश्चन कहां से उठते हैं ये पता कैसे चलता है, तो क्वेश्चन बैंक से पता चलता है। और सारे क्वेश्चन बैंक को एक तरफा रख करके, देख करके और अनुमान लगा करके ये सारा क्वेश्चन ले करके आया हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में कौन जो है लोकतंत्र का प्राण है? सरकार है, न्यायपालिका है, राजनीतिक दल है या फिर संविधान है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताने से पहले एक चीज सुन लीजिए, अगर आपने अच्छे तरीका से सोशल साइंस का अगर तैयारी किया होगा तो ये क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा। तो आप क्या कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि अगर बात करें लोकतंत्र का प्राण तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी कि एक का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए इसको 2 नंबर पे रखा हूं। देखिएगा, कहा जा रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925, 1964, 1984 या फिर 1999 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो सिंपल तरीका आपको क्या करना है, इसका आंसर याद कर लेना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। अगला देखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा मतलब कि बना एक शासन है? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या फिर हेगल? इस क्वेश्चन को ना हम बार बार रिपीट करवाते रहते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार, मतलब अगर बात करें तो 10 सालों में ना 7 से 8 ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 10 सालों में ही। ठीक है, तो इसे आप हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा कि अगर बात करें किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया एक शासन प्रणाली है, ये सब अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको ऑप्शन बी बोल देना है, यानी कि अब्राहम लिंकन। 3 का करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है ना कौन सा शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय या फिर राजाशाही या फिर तानाशाही या फिर संसदीय व्यवस्था? भारत में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? और भारत जो है ना एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता का शासन चलता है। ये सब तो चीज आपको पता होगा, बट 4 का करेक्ट आंसर बता सकते हो तो बता दीजिए। आपका कमेंट यही आना चाहिए कि सर यहाँ पे हो जाएगा संसदीय व्यवस्था। क्या हो जाएगा? संसदीय व्यवस्था हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी याद कर लेना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीका से, इसी वजह से आप लोग जो है ना अगर अच्छे तरीका से तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्जाम में पूरा, अगर हम गारंटी लेता हूं सोशल साइंस में 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। पहले देखिएगा कि भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इस क्वेश्चन को जो भाई साहब अगर बात करें तो 7 से 8 ये एग्जाम में रिपीट हुआ है, जाकर के क्वेश्चन बैंक देख लीजिएगा। तो भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है? आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि सर 18 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे तैयार है आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की जो सफलता है उसकी चुनौती क्या होती है? लोकतंत्र की जो सफलता है उसकी चुनौती क्या होती है? ये भी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 6 का करेक्ट आंसर का जवाब आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो सुन लीजिए, 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की जो सफलता की चुनौती है वो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी कि जातिवाद भी हो जाएगा, अशिक्षा भी हो जाएगा, अफसरशाही भी हो जाएगा। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है ये।
ठीक है। और अगर बात करें तो अगर नेतागिरी में जाना हो के तो आप कुछ भी ना कीजिए, लेकिन सिर्फ आप क्या कर दीजिए भाई साहब, जातिवाद कर दीजिए, अशिक्षा अशिक्षा मतलब की बात समझ रहे हो ना, ये सब कर दीजिएगा, आपको वोट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिलते हैं जो कि नियम बिल्कुल गलत है। अब हम लोग थोड़ी सुधार सकते हैं, ठीक है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975, 1980, 1985 या फिर 1990 ईस्वी में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसीलिए इसको लाया हूं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 7 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा? आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं कि सन 1975 ईस्वी में जो है ना भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी। आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है? ऑप्शन यहाँ पर ही हो जाएगा। तो 7 का करेक्ट आंसर फाइनली आपका ऑप्शन ही आनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तैयार है, देखिएगा। एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सुनामी जो है ना प्रभावित क्षेत्र है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट, सागर तट से दूर, या फिर मैग्रोन वन में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको पता होगा, और इसका जवाब आप अपने मतलब कि सेंटर पे जाइएगा ना तो वहां भी लिख दीजिएगा, क्योंकि सुनामी आपदा प्रबंधन से 4-5 क्वेश्चन बनता है जो कि कंफर्म रहता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो आपने क्या बताया कि सर यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि सागर के तट से हमें दूर घर बनाना चाहिए, मकान बनाना चाहिए। ये एक कंफर्म कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, जवाब दीजिएगा कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? यानी कि इटली का जब एकीकरण हो रहा था ना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था, उसमें कौन कौन शामिल था? 9 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? पहले सोच समझ के, तो आप सोच समझ कर ये जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर मेजनी भी हो जाएगा, गौरीवाल्डी भी हो जाएगा, और काउंट काबूर भी हो जाएगा। इटली के एकीकरण का द्वितीय जो चरण है ना गौरीवाल्डी की तलवार से किया गया था। ये सारी चीज आप याद किए होंगे। और एक चीज में और बनता है कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने जो है ना प्रधानमंत्री के प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया था। ये आपको पता होनी चाहिए कि काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने जो है ना प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। और इटली के एकीकरण में क्या अगर योगदान की बात करें तो इनमें से सभी का योगदान है, सबने मिलजुल कर इटली का एकीकरण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वित्त विभाग, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी से आप बता दीजिए 10 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? इसका करेक्ट आंसर आप पहले बता दीजिएगा हमें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में। और ये भी आपसे पूछते रहते हैं कि चलिए बता दीजिए भारत में नोट जारी कौन करता है। ये सब चीज आपसे पूछते रहते हैं, ये सारी चीज का जवाब आपको पता होगा, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, या फिर खनन, या फिर पशुपालन, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते थे, आपको याद होगा, ये आपको 100% याद होगा कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीज आती है। सबसे पहले तो कृषि भी आती है, खनन भी आती है, पशुपालन भी आती है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये हम बता देते, क्या बता ही दिए, बट भाई ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे बनेगा ना तो आप आसानी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा साख जो है ना मुद्रा का एक उदाहरण है? जल्दी से आप लोग 12 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। और 12 का करेक्ट आंसर आपको अभी इसी वक्त याद कर लेना है कि निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है, तो बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिस तरह से भी करिए याद कर लीजिएगा ही, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अब एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है कि सर कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोशल साइंस में आप लोग सब चीज जानने से पहले इसे जान जाइएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, विश्व व्यापार संगठन। और इसका जो मुख्यालय है ना जेनेवा में है, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? आपका कमेंट आया कि सर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी, यानी कि सन 1995 ईस्वी में WTO की स्थापना, यानी कि अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि 2001
2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी। अब जब 2011 में जनगणना हुआ था तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, ये चीज हमको बताना है। तो क्या जवाब दीजिएगा, 14 का करेक्ट आंसर पता है तो बताइए, नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारे चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अगर बात करें तो 2011 में एक हुआ था ना, अगर बात करें जनसंख्या गिनती हुआ था, जनगणना हुआ था, तो 121 करोड़ की आबादी थी। यहाँ पे क्या याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन को रट लीजिए। कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है SISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क या फिर बुल मार्क। 15 का करेक्ट आंसर आप क्या जवाब दीजिएगा, ये फर्क नहीं पड़ता है, बट हमने क्या किया ना, आपको बार बार बोला है कि दो चीज जान लीजिए, सोना की शुद्धता जांचने के लिए, धातु की शुद्धता जांचने के लिए पूछ दे, या फिर कृषि की उत्पादकता, मतलब कि अगर बात करें खाद्यान्न खाद दूध को जांचने की शुद्धता की बात करते हैं, तो आप कहिएगा कि सर अगर सोना की शुद्धता कहेगा तो हम हॉल मार्क मारेंगे, और अगर कहेगा खाद दूध की शुद्धता तो एक मार्क। इस क्वेश्चन को हम खुद 4-5 बार बता चुके हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, 16 का करेक्ट आंसर बता दीजिए, और 16 का करेक्ट आंसर आपको पता होनी चाहिए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना सन 1951 ईस्वी में हुआ था। एक बार 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बोल देना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो 16 का फाइनल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देते हैं कि निम्न में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या फिर इनमें से सभी है। ये आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपके लिए नहीं, आपसे जो कमजोर बच्चा है ना उसके लिए सब क्वेश्चन रहता है कि वो भी पास कर जाए। बट ज्यादातर ध्यान देने वाली बात है कि हम भी क्या करेंगे ना, उसी टाइप के क्वेश्चन चुनेंगे जो हमें आसान लगे। तो अगर जीवाश्म ईंधन की यहाँ पर बात करें तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं कि सब चीज जो है ना जलने वाला है। सबसे क्या होता है भाई साहब, सब में क्या होता है, ज्वलन पैदा, यानी कि आग धरता है। सबसे क्या बना, खाना भी बनेगा। अगर बात करें तो बहुत सारे भट्टी उट्टी चलता है ना। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है जानते हो ना, जो एक बार मतलब कि खत्म हो जाए ना तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए उसे निकालने में। ठीक है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब चीज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, डेफिनेशन है जीवाश्म ईंधन का। ठीक है, देखिए कहा जाएगा कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को तो हम बार बार बताते रहते हैं, पता नहीं आप याद करते हो कि नहीं। आप याद कर लिए होंगे तो जल्दी से जवाब दे दीजिए। 18 का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, और 18 का करेक्ट आंसर आपका आ रहा है कि सर तारापुर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह जो है तारा में है, तारापुर में है। कहां पर है, तारापुर में है, इसे याद कर लीजिएगा हर हाल में। और इसे भाई साहब कंफर्म टू कंफर्म एग्जाम में लिख लीजिए, आपके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। पंजाब में है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में, या फिर मणिपुर में है। मानवीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका नया आया है। इसका जवाब आपको पता नहीं भी होगा तो याद कर लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मतलब कि उठा करके ला दिया गया है, बट इस तरह के क्वेश्चन हम बोले ना नहीं पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आप याद नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगला क्वेश्चन तो याद जरूर कीजिएगा। 20 नंबर याद कर लीजिएगा कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है, सीमेंट, उर्वरक, लौह या फिर सूती वस्त्र। सिंदरी उद्योग किस उद्योग के लिए जाना जाता है, 20 का करेक्ट आंसर आपको हम बता देते हैं। अभी आप इसी वक्त रट लीजिए और रट के याद कर लीजिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको बता देना है। ठीक है, अगला याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। चितरंजन लोकोमोटिव, या फिर नागपुर रेलवे वर्कशॉप, या फिर जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, या फिर अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है, पूरा एशिया
ठीक है। एशिया महादेश में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ठीक है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या याद कर लेना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में बनता है कि सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर पूना या फिर अहमदाबाद। तो सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है, ये आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप क्वेश्चन बैंक को ध्यान तरीके से नहीं देखे होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए। तो जल्दी से 22 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो सिलिकॉन शहर के नाम से जो है ना बेंगलोर प्रसिद्ध है। ठीक है, बेंगलोर प्रसिद्ध है। यहाँ पे 22 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी बोल देना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसी तरीके से जा करके एग्जाम में लिख देना है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादातर हार्ड पूछेगा नहीं। अब बताइएगा कि मंदार पहाड़ी किस जिला में है, मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में है या फिर बक्सर में है। 23 का करेक्ट आंसर क्या जवाब दीजिएगा, मंदार पहाड़ी। मंदार पहाड़ी किस जिला में है, तो मंदार पहाड़ी जो है ना बंका जिला में है। कहाँ पर है, बंका जिला में है मंदार पहाड़ी। मंदार हिल जो है बंका में है। इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और ये बिहार से क्वेश्चन रिलेटेड है, इसे तो आप आसानी तरीके से क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि सासाराम नगर का विकास हुआ था प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में या फिर इनमें से कोई नहीं। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था, 24 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप 24 का करेक्ट आंसर बताने से पहले सुन लीजिए कि सासाराम नगर का जो विकास है ना वो मध्य युग में हुआ था। ठीक है ना, किसमें हुआ था, मध्य युग में हुआ था। आपको 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष, भरतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राजा मनमोहन राय या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, और वर्नाक्यूलर पार्ट्स एक्ट से बचने के लिए ये रातों रात ना अमृत बाजार पत्रिका अपना जो है ना लक्ष्य बदल दिया था। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा था कि किसने जो है ना अमृत बाजार मतलब की पत्रिका है, किसने जो है वर्नाक्यूलर पार्ट्स एक्ट से बचने के लिए अपनी जो मतलब की अगर बात करें तो अपनी ही हद मतलब समझिए ना, अपनी जो लक्ष्य है ना, जो काम है वो कर रहे थे ना, तो उसको रातों रात बदल दिए थे, अपनी मिशन को रातों रात बदल दिए थे। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। तो इसके जो संपादक थे ना भाई, इसके जो संपादक थे वो थे मोतीलाल घोष। कौन थे, मोतीलाल घोष थे। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक बार बोल देना है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बोल देना है। अगला क्वेश्चन बताते हैं, चलिए याद कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था, अंग्रेजी या फिर हिंदी या फिर बांग्ला या फिर मराठी। तो मराठा समाचार पत्र किस भाषा से था, 26 का करेक्ट आंसर आप लोग सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि आप लोग मराठी बोल दीजिएगा ऐसा होगा नहीं। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी से संबंधित था। तो ये आपको क्या कर लेना है, 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि हम भी जान पाए और अगला क्वेश्चन को बता पाए। अगला क्वेश्चन तैयार है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में कौन मतलब कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, 5वें या फिर चौथे या फिर पहले या फिर 10वें। इस क्वेश्चन को तो आप याद कर लीजिएगा, तो संस्कृत में भी आपका काम देगा और आपका यहाँ सोशल साइंस में भी काम देगा। तो याद क्या करना है समझ लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह को जानते हैं, आप लोग जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, गोविंद सिंह को जानते हैं, गोविंद सिंह को। तो ये क्या थे, सिख संप्रदाय के जो थे ना 10वें गुरु थे, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और इनका जन्म स्थान जो है पटना में था। कहाँ पर था, पटना में था। आपको क्या याद कर लेना है, तो ये सारी चीज याद कर लेना है। और यहाँ कहा जा रहा है किस संप्रदाय का जन्म पटना में हुआ था, तो 10वें गुरु यानी कि गुरु क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। और पहले कौन थे और 5वें कौन थे, ये सब आपको पता होनी चाहिए। पहले गुरु नानक थे और 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में अगला आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा, इधर से ठीक है ना, इधर से पूछा जाएगा कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी बिहार जो है ना बंगाल से कब अलग हुआ था। 28 का करेक्ट आंसर बताइए। तब तक हम भी जो है इंतजार में लग जाते हैं, थोड़ा इंक गिर गया था, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए 28 का करेक्ट आंसर।
क्या बताइएगा आप लोग, आपका कमेंट आ रहा है कि सर हम जानते हैं बंगाल जो है ना बिहार से सन 1912 ईस्वी में अलग हुआ था, सन 1912 ईस्वी में। क्या याद करना है आपको, कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, तो हमको याद भी करना है 1912 कमेंट बॉक्स में लिखना है, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 28 का याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे या फिर फ्रांसीसी थे। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। 29 का करेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जानते हैं कि सबसे पहले भारत आए थे ना, पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली लोग आए थे। ठीक है, 29 का करेक्ट आंसर याद कर लेना है ऑप्शन सी, और एक बार क्या बोल देना है कि सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था। 1965, 1968, 1970 या फिर 1975। 30 का करेक्ट आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण है सन 1975 ईस्वी में हुआ था, सन 1975 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा जो है तिरंगा फहराया गया, गंगा, यमुना, रावी या फिर सिंधु। 31 का जवाब बताइए आप लोग, इंतजार करूंगा, क्योंकि 31 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद आपको, देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आए चाहे ना आए, आपके नॉलेज के लिए क्वेश्चन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना दिसंबर 1929 में अगर बात करें, नेहरू जी थे ना, वो रावी नदी पर जो है ना, रावी नदी पर भारत का झंडा फहराए थे, तिरंगा फहराए थे, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। नेताजी, मास्टरदा, सरदार या फिर मुखिया। सूर्य सेन का उपनाम क्या था, सूर्य सेन का उपनाम क्या था, एक बार बता दीजिए। तो सूर्य सेन का जो उपनाम था ना जी, क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, तो इनको लोग बोलता था मास्टरदा, क्या बोलता था, मास्टर दा बोलता था, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था, फ्रांस का, जर्मनी का, ब्रिटेन का या फिर ऑस्ट्रेलिया का। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। 33 का जवाब देने से पहले एक चीज सुन लीजिए, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था। तो आपका कमेंट आनी चाहिए कि सर रॉबर्ट जो ओवेन थे ना ब्रिटेन का था, कहाँ का था, ब्रिटेन का था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 33 का आपको ऑप्शन सी याद कर लेना है, और ऑप्शन सी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। मेजनी ने, लेनिन ने, बिस्मार्क ने या फिर गौरीबाल्डी ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था ये भी पता होना चाहिए। नवंबर 1917 को नवंबर क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, ये सब चीज बोला जाता है। नवंबर 1917 की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति बोला जाता है। तो उसका नेतृत्व किसने किया था, आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। 34 का आपको करेक्ट आंसर क्या याद करना है, ऑप्शन बी याद कर लेना है, और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कंबोडिया की राजधानी है हानोई, नोमपेन या फिर बैंकॉक या फिर ओटावा। 35 का जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो ये लोग आप जानते हो, कंबोडिया की जो राजधानी है नोमपेन है, ठीक है ना जी, क्या हो जाएगा, नोमपेन हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है, कंबोडिया की राजधानी। ठीक है, और अगर बात करें तो हिंद चीन में कौन कौन से राज आते हैं, ठीक है ना जी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसमें चीन लिखेगा, चीन जिसमें रहेगा ऑप्शन को दीजिएगा ई नहीं आते हैं, ठीक है ना। हिंद चीन में कौन राष्ट्र नहीं आते हैं, तो चीन बोल दीजिएगा, क्योंकि उस ऑप्शन में कंबोडिया देगा, वियतनाम देगा, सब देगा, बट उसमें एक दे देगा आपका चीन। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उस आपको मतलब कि सिर्फ चीन याद कर लेना है, आपको दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है तो सेम टू सेम वही ऑप्शन के साथ। किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड सभा का जो है ना आयोजन हुआ था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या फिर भारत सरकार अधिनियम 1858 या फिर रॉलेट एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको 36 का करेक्ट आंसर पता होनी चाहिए। पता कैसे नहीं होगा सर, हम जानते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का कारण था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या होता था कि जैसे कि हमको पता चला कि आपने चोरी किया,
आपने चोरी किया तो हम आप पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, कोई भी FIR दर्ज नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाएंगे, आपको पकड़ेंगे और डायरेक्ट आपको फांसी पर लटका देंगे। यानी कि आपका जो दंड होगा ना, जिस काम करने का जो सा काम होगा उस काम का मतलब कि विरोध कर देंगे। ठीक है ना जी, मतलब कि क्या कहूँ आपको कि उस समय क्या किया जाता था, कोई भी गलती किया, चोरी किया, समझ रहे हो ना, उसको डायरेक्ट फांसी दे दिया जाता था। तो बहुत सारे लोग यहाँ के घबरा गए कि ऐसा चलेगा तो कैसे हमारा देश चलेगा। ठीक है, तो उसी के विरोध में अब जनरल डायर, माइकल डायर, ये सब चीज आपको तो सब्जेक्टिव रहता है तो बता देते हैं, बट थोड़ा सा समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जनरल डायर, माइकल डायर आया और वहां पे अगर बात करें तो पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का दिन था, उस दिन एकदम अंधाधुंध गोली चलाया। ठीक है, तो ये सब चीज कहानियों में देखने को मिल जाएंगे, आप लोग जान भी जाइएगा कि इनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जयप्रकाश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? आपको बताना है 37 का करेक्ट आंसर, तो आप याद कर लीजिएगा, विनोद राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर क्या आए थे? महात्मा गांधी चंपारण आए थे, राजकुमार शुक्ल। आपको 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। ठीक है, अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की है ना उपाधि किस किसान आंदोलन के मतलब की दौरान दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई के जो सरदार की जो उपाधि मिली थी ना, वो किस आंदोलन के दौरान मिली थी, किस किसान आंदोलन का मतलब की दौरान मिली थी? तो आप याद कर लीजिए, 38 का करेक्ट आंसर बारदोली। क्या हो जाएगा? बारदोली हो जाएगा। कमेंट भी आप लोगों का यही आएगा कि सर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वायर, टॉमस वेल, जॉन के या फिर हम्फ्री डेवी? 39 का करेक्ट आंसर बताइए। और इसमें सबसे पहले चीज आपको बता दें, फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है जॉन के ने किया था। ये तो नया क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए आप लोग हमें। सेफ्टी जो लैंप होता है ना, सेफ्टी, ठीक है ना जी, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई साहब, हम्फ्री डेवी ने किया था। याद नहीं है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, हम्फ्री डेवी ने किया था। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, बंबई में या फिर पटना में? भारत में जो है ना पहली जूट मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? 40 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आप कहिएगा हम जानते हैं कि भारत में जो है ना पहली मिल जो है वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था। आपका 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए याद कर लेना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको कितना क्वेश्चन बताया? 40 ऐसे क्वेश्चन बताया जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता हो। अगर आपको यहाँ 40 में से मात्र 25 क्वेश्चन, यानी कि मोटा मोटी समझो 20 से 25, ठीक है ना जी, 20 से आपको कितना 25 क्वेश्चन अगर याद होगा ईमानदारी पूर्वक, तो आपका एग्जाम में 40 में 40 आएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आज आपको यहाँ पर बीचों बीचों में 20 क्वेश्चन आ गया तो ये आप कम नहीं पूछिएगा, आपने एग्जाम में जो है ना 80 में से 40 नंबर आसानी तरीके से आपका आ जाएगा। ये लिख कर कॉपी पर रख लीजिए, आपका रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव, मिट्टी की नमी का अभाव, मिट्टी का अच्छा या फिर मिट्टी की लवणता? सुखाड़ कब आता है आपको पता होगा। सुखाड़ का कारण यहाँ पे अगर बात करें तो जल का अभाव या फिर मिट्टी की नमी का अभाव। देखिए, जब अगर बात करें ना प्रमुख कारण यहाँ पर, तो मिट्टी की नमी का अभाव हो जाएगा। अब हम समझाएंगे, सबसे पहले समझाएंगे आपको, जल का अभाव भी हो जाएगा। क्योंकि जल जब नहीं रहता है ना जी, जब जल नहीं रहता है तब क्या होता है, मिट्टी की जो नमी होता है ना उसका अभाव होने लगता है, और वहां का मिट्टी खराब होने लगता है। ठीक है ना जी, उस पर सुखाड़ मतलब आ जाता है। समझ रहे हो? तो इस टाइप का मट्टी फाटने लगेगा एकदम धरती के जैसा, और जल का अभाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ के आपको ऑप्शन यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमुख कारण है ना जी, वो ऑप्शन भी हो जाएगा, मिट्टी की नमी का अभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, कहा जाता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है सार्वजनिक टेलीफोन, वॉकी टॉकी, दूरदर्शन या फिर रेडियो? अब देखिए, अगर बात करें ना, एक इस ऑप्शन में तो नहीं दिया है क्योंकि इसमें मोबाइल दिया रहता तो आपको क्या मानना पड़ता है, ये अफसोस करते, मतलब कि सोचते, सोचना नहीं है। अगर देखा जाए तो सबसे लोकप्रिय, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है अभी मोबाइल चल रहा है, बट इस ऑप्शन में उसके जगह पे क्या सार्वजनिक टेलीफोन है। तो हमको क्या बताना है? तो 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल देना है।
ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल देना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है आपके लिए, जवाब दीजिएगा कि बाढ़ का जो है ना प्रमुख कारण क्या होता है। जल की अधिकता, नदी की तल पर मतलबे का निरपेक्षण, वर्षा की अधिकता या फिर इनमें से सभी। अब देखिए बाढ़ जो होता है ना बहुत तरीके से आता है, नदी के तले में आवाज जम जाता है, मवाद जम जाता है, जल की अधिकता हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, वर्षा ज्यादा आता है, मेघ ज्यादा बरसता है। तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है, ऑप्शन डी। और इस टाइप के क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स रहते हैं, पहले इसे ढाक करके ढूंढ लीजिएगा आप अपने एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, जहां पे हमें लगे कि ना यहाँ पे थोड़ा मोड़ा भूकंप आता है, आहट सुनाई देता है, लगता है कि हाँ इस पे मतलब साल 2 सालों में भूकंप आएगा, तो आप अपना घर कैसे बनाइएगा। तो आप वहां भूल कर भी अपना घर अंडाकार नहीं बनाइएगा, त्रिभुजाकार नहीं, चौकोर नहीं, आप अपना घर आयताकार बनाइएगा। कैसा बनाइएगा, आयताकार बनाइएगा। अगला देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या फिर महाराष्ट्र। भारत में सबसे जो है ना बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य बताना है, और 45 का करेक्ट आंसर आप बता दीजिए। आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा कर्नाटक। यानी कहने का मतलब है कि भारत में जो है ना सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक जो है कर्नाटक है, और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और सुंदरवन कहाँ पर है, तो ओडिशा में है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें कोयला कहाँ से मिलता है, सबसे ज्यादा झारखंड से मिलता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट या फिर लौह अयस्क। तो सीमेंट उद्योग का अगर बात करें कच्चा माल, तो ये 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चूना पत्थर, क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए। चूना पत्थर जो होता है ना सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल होता है। आपको 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बोल देना है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताता हूं, अगला क्वेश्चन क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण के केंद्र का कार्य कर रहे हैं, मतलब कि भारत में जो ना कितने सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र में तेल के परिष्करण के जो है ना कार्य कर रहे हैं। 47 का क्या जवाब दीजिएगा आप लोग। 47 का आप लोग जवाब नहीं दे पाइएगा क्योंकि आप तो पढ़े नहीं हो, लेकिन आप लोग ने अगर ऑप्शन सी बोला तो मोस्ट इंपोर्टेंट, नहीं बोला कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बट 1 2 80 में से तुमको चुन करके 40 को ना मारना है। लेकिन याद कर लीजिएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी, गोदावरी, दामोदर या फिर सतलज। हीराकुंड पहले कहाँ पर है ये आप लोग बता दीजिए, हीराकुंड बांध कहाँ पर है। और 48 का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो आप कहिएगा कि सर महानदी पर है। कहाँ पर है, महानदी पर है। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ही याद कर लेना है, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जल्दी से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये आप जरूर बताइएगा हीराकुंड बांध कहाँ पर है, ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है। जवाब दे दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो उड़ीसा में है, ठीक है ना जी, कि नहीं है आप बताइएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण या फिर साधनों की निजी स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है, 49 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। आप कहिएगा कि सर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सामाजिक कल्याण, यानी कि समाजवादी में क्या है, समाज सेवा होनी चाहिए, समाज का कल्याण होना चाहिए, जनता की सेवा होनी चाहिए। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, जो विकसित देश होता है। हमारे जो भारत है ना एक विकासशील देश है, और विकासशील देश में क्या होता है, ज्यादातर लोग ना कृषि पर आधारित रहते हैं, कृषि पर कार्य करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकसित जो देश होता है ना, तो विकसित देश में आय की वृद्धि, इनकम ज्यादा करने के लिए किस पे ज्यादा जोर दिया जाता है। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। क्या हो जाएगा, आर्थिक वृद्धि। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन बी याद कर लेना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में कौन जो है ना प्लास्टिक मुद्रा है, चेक या फिर बैंक ड्राफ्ट या फिर डेबिट कार्ड या फिर करेंसी नोट। 51 का बता दीजिए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसे हम लोग प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। आप कहिएगा सर डेबिट कार्ड हो जाएगा। डेबिट कार्ड क्या होता है, एक मुद्रा, प्लास्टिक के मुद्रा की जैसा काम करता है डेबिट कार्ड।
याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, आप आसानी से जवाब दे देंगे क्योंकि इसमें शाम थोड़ी है जो आप भुला जाइएगा। एक बार याद कीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपको याद रहेगा। हाँ, 1975, 76, 78 रहता है तो कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का उपयोग मतलब कि योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पाद में जो है ना, किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? प्राथमिक क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या फिर तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। प्राथमिक को कृषि, दूसरे को औद्योगिक और तीसरा को सेवा क्षेत्र बोला जाता है। तो 52 का आपका जवाब क्या आ जाएगा? तो सर यहाँ पे समझ लीजिएगा कि सकल घरेलू अगर उत्पाद में बात करें तो सबसे ज्यादा न सेवा क्षेत्र मतलब कि मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि छिपी बेरोजगारी पाई जाती है सेवा क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। छिपी बेरोजगारी कहाँ पर पाई जाती है? 53 का क्या जवाब दीजिएगा आप लोग? छिपी बेरोजगारी, तो अगर बात करें ना भाई साहब, कहने को तो नहीं बन रहा है बट याद कर लीजिए, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। जिसको लगता है कि हम बेरोजगार है, मतलब कि लगता नहीं कि बेरोजगार है बट बेरोजगार रहते हैं। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि रूस की मुद्रा क्या है? ये सब चीज याद कर लीजिएगा। रूस की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, नेपाल की मुद्रा क्या है, 3 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। तो रूस की मुद्रा तो अभी हम बता दूंगा कि जानते हैं कि रूस की मुद्रा यहाँ पे रियाल होता है। रूस की मुद्रा क्या होता है? रियाल होता है। बांग्लादेश का टका होता है। ठीक है, बांग्लादेश का टका होता है। नेपाल का क्या होता है बताइएगा आप लोग। बताइएगा कि साख का आधार क्या है? साख का मतलब क्या होता है? ये आपको 100% आना चाहिए। तो साख का मतलब आप लोग बता दीजिए। आप जानते हो कि साख का मतलब होता है भरोसा, विश्वास या फिर कर्ज देने की क्षमता। ये सब चीज होता है साख का मतलब। क्या होता है? साख का मतलब हो जाएगा यहाँ पर विश्वास हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? मतलब कि वस्तु और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? सेवा प्रदाता, उपभोक्ता या फिर उत्पादक या फिर दुकानदार। वस्तु सेवा का अगर उपयोग करना होगा तो कौन खरीदेगा? बताइए कौन खरीदेगा? तो उत्पादक खरीदेगा, यानी कि जिसको उसका जरूरी होगा ना, जिसको जरूरी होगा वही तो खरीदेगा। आप ये सर दुकानदार भी तो खरीदेगा, बट दुकानदार अपने उपयोग के लिए थोड़ी खरीदता है, वो तो मतलब कि क्या बताओ, जनता के लिए खरीदता है। वहां से अब हम लोग जाएंगे, वहां से खरीदेंगे, खरीद के लाएंगे, तो हम लोग उत्पादक हो गए। ठीक है, अपने उपयोग के लिए करते हैं। अगला देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? याद कर लीजिएगा 57 का करेक्ट आंसर। आपको 57 का करेक्ट आंसर याद करना है 1953 ईस्वी में। जल्दी जल्दी फटाफट आपको बता देते हैं, थोड़ा मतलब कि टाइम कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि इस हटा दीजिए, है ना, इस हटा दीजिए। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का जो है ना सबसे प्राचीनतम साधन क्या था? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या फिर इनमें से कोई नहीं। आप 58 का क्या जवाब दीजिएगा? अब जानते हो कि विश्व में पहले क्या किया जाता था? सबसे पहले मतलब कि व्यापार होता था ना, जल परिवहन से, जल के रास्ते से होकर के, यानी कि जल परिवहन हो जाएगा। ठीक है ना जी, नाव पर बैठ करके किया जाता था। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, देखिएगा ध्यान से, पूछा जाएगा कि मेरू मार्गो का बंदरगाह कहाँ पर है? मोर मुगाओ का बंदरगाह कहाँ पर है? पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, ऐसा ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बट याद कर लीजिए गोवा। आपका कमेंट भी आ रहा है कि सर गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है ना जी। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 60 नंबर कि कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पे है? तो कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र आपसे पूछेगा, दे देगा सर गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके लिए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा, कहलवा तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? कहलवा तापीय विद्युत परियोजना 61 का करेक्ट आंसर। जवाब दीजिएगा तो दीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। कलहवा गांव तापीय विद्युत परियोजना, कलहवा गांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। ठीक है, भागलपुर में है। अब देखो भाई, ये मजेदार क्वेश्चन है, जलवेरीन संबंधित है क्रांतिकारियों से, व्यापारियों की, विद्वानों से या फिर पारसियों से, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। या फिर ये भी पूछेगा जलवेरीन कैसी संस्था है?
तो ज़ेल्बरीन जो है ना वो संबंधित है, चाहे ज़ेल्बरीन कैसी संस्था है तो वो व्यापारियों की संस्था है, क्या है, व्यापारियों से संबंधित है। ज़ेल्बरीन एक ऐसी संस्था है तो व्यापारियों से, ठीक है, क्या हो जाएगा, व्यापारी हो जाएगा। ये आप याद कर लीजिए, अभी थोड़ा देर टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट याद हो जाना चाहिए। अगला देखिएगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अब बताइए जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। 63 का करेक्ट आंसर आपका कमेंट क्या आएगा। और अभी इसी वक्त आप बता दीजिए कि जानते हैं कि जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं, देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा, वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, आप लोग जो है जल्दी से बता दीजिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था। 64 का आपका जवाब आ जाएगा। 64 का आपका जवाब आ जाएगा कि सर 1815 ईस्वी में, क्योंकि वियना कांग्रेस की स्थापना चाहे वियना सम्मेलन पूछे तो 1815 बोलेंगे। कब बोलेंगे, 1815 बोलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब बोलेगा तो 1885 बोलेंगे। इस तरह से 1885, इस तरह से मतलब कि जवाब देते चलना है। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं, और एक बंद है यहाँ पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुआ था, ठीक है, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना हुआ था, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अब राष्ट्रपति आप याद कर लीजिएगा। आप कहिएगा कि सर इतना कहाँ से पूछ दिया जी, इतना कहाँ से पूछ दिया, ये सब याद थोड़ी करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं याद कीजिएगा, नेल्सन मंडेला हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो पूछा जाएगा श्रीलंका कब आजाद हुआ था, हाँ इसको याद कर लो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ये पड़ोसी देश है तो भाई फर्क तो पड़ता है, अखंड भारत में आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, नेपाल आ जाता है, मतलब कि नेपाल बोले श्रीलंका आ जाता है, बांग्लादेश आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, हिंदुस्तान आ जाता है, अखंड भारत में आता है। तो यहाँ पे श्रीलंका कब आजाद हुआ था ये आपको याद होनी चाहिए। तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 66 का करेक्ट आंसर। तो आपका कमेंट आना चाहिए कि सर 1948 ईस्वी में श्रीलंका आजाद हुआ था, यानी हम जब आजाद हो गए थे, हमें जब आजादी मिल गया उसके बाद जो है ना श्रीलंका को आजादी मिला, ठीक है। अगला देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल कौन बनाता है, बता दीजिएगा। 70 का करेक्ट आंसर, जी सर बिल्कुल बता देंगे, नहीं पता होगा तो आज याद कर लीजिए कि राज्यपाल को जो है ना राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल चुना जाता है, राष्ट्रपति हो जाएगा। 70 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ता हूं, देखिएगा ध्यान से, निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से कौन है, जो नगर निगम को इससे पैसा किससे नहीं मिलता है, आंसर का जवाब दीजिए। कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे आयकर जो है नगर निगम का काम नहीं है, आयकर नगर निगम का काम नहीं है, इसमें नगर निगम का कोई स्रोत नहीं है, ठीक है। बाद बाकी शौचालय, जल, मकान ये सब आ जाएगा। यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्था मतलब कि स्थापित सभा है। पंचायत की व्यवस्थापित सभा कौन सा है, बता दीजिए। याद है तो बताइए, नहीं याद है तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे ग्राम सभा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्राम सभा हो जाएगा। पंचायत की व्यवस्था का स्थापना सभा हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, एग्जाम में पूछेगा कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये तो आपने अभी देख ही लिया कि राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, स्थानीय शासन व्यवस्था राज्य की नीति का निर्देश सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में रखा गया है, ठीक है ना। स्थानीय जो स्वशासन है तो राज्य के समिति के निर्देश को किस अनुच्छेद में रखा गया है। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भाई बनना तो बनता है सर, 5 क्वेश्चन है सर, 5 क्वेश्चन लास्ट में भारी भारी है, याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40, ठीक है, अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 71 का भी याद कर लीजिएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्राम कचहरी के मुकदमे सुलझाए जाते हैं, ग्राम कचहरी में जो है ना मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामलों से, फौजदारी मामलों से, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। 72 का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए तो अगर बात करें ना ग्राम कचहरी में, तो देखिए सबसे बड़ी चीज आपको ये आनी चाहिए कि यहाँ पे फौजदारी से भी निभाया जाता है, दीवानगी मामलों से बनाया जाता है, प्रेम से भी बात करके सुलझा दिया जाता है, और टाइट से भी सुलझा दिया जाता है। तो ये सब चीज आपको आनी चाहिए, ये सब चीज आपको आता भी होगा, नहीं आता होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी याद कर लीजिए, ठीक है। निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग इसमें बताना है, कौन जो है उपभोक्ता उद्योग है। 74 का करेक्ट आंसर आप लोग बता दीजिए। तो आप याद कर लीजिएगा
कि उपभोक्ता उद्योग जो हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, चीनी उद्योग इस पर क्या करता है, कृषि काम करता है, काम करने के बाद उपसम आता है, उसके बाद ये सब समझ रहे हो ना, चीनी उद्योग, उसके बाद जाता है मिल में, तब चीनी बनता है। ये सब चीज याद होना चाहिए। अब बताइएगा कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, 75 का जवाब आप लोग दे दीजिएगा। तो आप लोग याद कर लीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन एग्जाम में बनाएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर दूसरा पूछे ना, दूसरा पूछे तो जोहान्सबर्ग में हुआ था, जोहान्सबर्ग में दूसरा हुआ था, लेकिन पहला कहाँ हुआ था, जवाब दीजिएगा। तो पहला जो है ना रियो डियो जेनेरिया में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरिया में हुआ था, दूसरा जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, दूसरा पूछेगा तो जोहान्सबर्ग, पहला पूछेगा रियो डियो जेनेरिया। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन खरीफ फसल है। आपको जब भी हम सोशल साइंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो ये दो क्वेश्चन कंप्लीट रहता है, निम्न में कौन रबी फसल है, निम्न में कौन खरीफ फसल है। आपको तो बता दिया कि खरीफ फसल रहेगा तो क्या बताना है आपको, सबसे पहले चीज तो गेहूं होगा नहीं। अब तीनों ऑप्शन में कौन हो जाएगा, 77 का करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो आप कह लीजिएगा कि सर हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कि तो हमें पता नहीं, बट याद कर लीजिएगा कपास जो है खरीफ फसल है, बाद बाकी सब रबी फसल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, 78 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था बांध को आधुनिक भारत का मंदिर, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, बता दीजिए। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, 79 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे एक मात्र 82 क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, कौन जो है रबी फसल है। आज हमने आपको टोटल 80 ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने आज का क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक कंप्लीट किया होगा तो आपके एग्जाम में नंबर में इंक्रीज जरूर होगी। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अंत तक एक बात आपको बता देता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तब भी ठीक है, अगर खराब लगा तब भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।